कुत्तों को मार दो तो काम खत्म। तो बेसिकली हम लोग एक डॉग को सेकंड चांस देते हैं कि वो आपको विद इन सेकेंड्स मार सकता है। छोटा सा पपी था और उसके मुंह पे मज़ा लगा दिया गया था और उसे पीटा जाता था। वो सबसे पहले बच्चों और बूढ़ों को और लैक्टिंग मदर्स को खाने देगा अपने साथ। पूरे घर में डॉग सुसु पॉटी कर रहा है, निकलने की जगह ढूंढ रहा है। तो दोस्तों आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हमारे जो गेस्ट है वो है दिल्ली के फेमस डॉग ट्रेनर अभिनव कृष्ण रॉय। तो इस पॉडकास्ट में आपको जानने को ये मिलेगा कि आप अगर डॉग लवर हैं या अगर आप डॉग रखना चाहते हैं या अगर आप डॉग से डरते भी हैं तो उसको किस तरीके से टैकल किया जाए और उस तरीके से उस सिचुएशन को किस तरीके से डील किया जाए, ये आपको सब कुछ जानने को मिलेगा इस पॉडकास्ट में। हाँ, और इस पॉडकास्ट में हमने ये भी जाना उनके थ्रू कि डॉग के लिए ट्रेनिंग कितना इम्पॉर्टेंट है। तो ओवरऑल सब कुछ आपको अगर आप डॉग लवर है, अगर पेट ओनर है, तो आपको हर चीज़ डिटेल में बिल्कुल आपको जानने को मिलेगा। तो बने रहिए इस पॉडकास्ट में हमारे साथ। मैं अभिषेक और मेरे को होस्ट सौरभ। तो डिटेल में जानते हैं डॉग्स के विषय में आज के एपिसोड में। स्टे ट्यून्ड, एंड तक रहिएगा। नमस्कार अभिनव जी। नमस्कार। सबसे पहले तो हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल ही ये रहेगा आपसे कि इतने सारे फील्ड है पूरे वर्ल्ड में, डॉग ट्रेनिंग ही आपने क्यों चुना? पहले मैंने बहुत सारे प्रोफेशन चूज़ किए थे अपने लिए, लेकिन हर प्रोफेशन मैंने एक्सेल किया, सब कुछ किया, लेकिन डॉग्स की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे हम इंसानों की नज़र नहीं जाती। और कई बार ऐसा होता है कि हम इंसान डॉग्स को दूसरा मौका नहीं देते। अगर आप आंकड़ों पे ध्यान दें, दुनिया में कई लाख कुत्ते हर साल मारे जाते हैं। अच्छा, हाँ। कारण होता है कुछ भी, चाहे वो किसी को काट लें या उनकी पॉपुलेशन या घर में उनको कोई संभाल नहीं पा रहा। तो उसका वे आउट क्या है? उसका वे आउट आता है, मैं ऐसा एक इंसान जो सोचता है कि अगर कुत्तों के साथ काम करा जाए तो ज़्यादा अच्छा है, इनको लाइफ में सेकंड चांस मिल सकता है। तो बेसिकली हम लोग एक डॉग को सेकंड चांस देते हैं। तो मतलब बीच में क्या ऐसी कोई घटना वगैरह हुआ था आपके साथ? कुछ ऐसा कुछ हुआ था कि जिसकी वजह से आपने फैसला किया नहीं अब तो मेरे को डॉग्स को सेकंड चांस अब देना ही पड़ेगा, अब मेरे को इस फील्ड में उतरना ही पड़ेगा? कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था कुछ आपके साथ? देखिए, एज अ पेट पेरेंट तो मैं बहुत टाइम से हूँ, लेकिन अगर कोई घटना की बात करें, मैंने घटनाओं के तौर पे देखा लोगों को कि लोग क्या करते हैं, अगर उनसे कुत्ता संभलता नहीं है तो उसको रोड पे जाके छोड़ आते हैं, या फिर आजकल इतने सारे शेल्टर्स हो गए हैं, वहाँ जाके बांध आते हैं कि ये लोग पाल लेंगे। तो उस डॉग के दिल के ऊपर, दिमाग के ऊपर क्या बीत रही है ये कोई नहीं सोचता। वो तो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के अपनी ईमानदारी उस बंदे के साथ जोड़ देता है। ना उसको खाना चाहिए होता है, ना पानी चाहिए होता है, उसको सिर्फ एक साथ चाहिए होता है। लेकिन हम इंसान उस लायक भी नहीं है कि एक डॉग का साथ दे पाए। जैसे कि अभी एक केस हुआ था जहाँ पे एक पिटबुल ने हाँ। 2 डेड बॉडीज़ को बर्फ़ में 5 फीट बर्फ़ में अकेला नहीं छोड़ा, जहाँ उसे 4 दिन तक खाना नहीं मिला, 4 दिन तक पानी नहीं मिला। और पिटबुल एक ऐसा डॉग है जिसका फर भी नहीं होता ज़्यादा, फिर भी उस ठंड में वो ठिठुरते रहा और अपनी वफादारी का पैमान देते रहा। अभिनव, व्हाट डज इट टेक्स टू बी अ डॉग ट्रेनर? मतलब उसके लिए क्या क्वालिटीज़, क्या फीचर्स चाहिए होते हैं एक किसी को डॉग ट्रेनर बनने के लिए, डॉग्स को समझने के लिए? डॉग ट्रेनर बनने के लिए ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, बहुत कम चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उसमें सबसे पहली चीज़ है हिम्मत, सेकंड होता है कॉन्फिडेंस, और तीसरी चीज़ होती है, वो इंग्लिश का एक वर्ड है, कंसिस्टेंसी, कि आप कितने कंसिस्टेंस हैं और कितना बिलीव करते हैं अपने ऊपर। अगर आपके सामने मौत खड़ी हो, आप वहाँ से हिलो ना। आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए। जो सामने कुत्ता आता है वो इतना खतरनाक होता है कि वो आपको विद इन सेकेंड्स मार सकता है। वहीं आपके अंदर इतना पेशेंस होना चाहिए कि अगर जो डॉग सामने है, अगर वो किसी ट्रॉमा से गुजर रहा है, तो पेशेंटली उसको समझा पाएँ, उसको समझ पाएँ। और इन सब प्रोसेस को चलाने के लिए आप इतने कंसिस्टेंट होने चाहिए कि उस जगह पे आप डेली जाके खड़े हो पाएँ। तो मतलब क्या ये जो आपने डर वाली बात बोली, तो ये आप में क्या स्टार्टिंग से ही नहीं था डर कि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि डर एकदम खत्म ही हो गया? दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। उसमें से पहला जो होता है, वो किसी भी काम को करने से पहले सोचता है। दूसरा होता है जो उसको करते वक़्त सोचता है, और तीसरा जो होता है वो मेरे टाइप का है। वो क्या करता है, करने के बाद सोचता है कि ओके, वी वर इन डेंजर,
निकल गए बाहर, ये चीज़ें हो सकती थी। टू सेव अ लाइफ, किसी चीज़ को बचाने के लिए अगर आपको खतरे में उतरना पड़े तो उतरना पड़ेगा, क्योंकि हमारे काम में पिटबुल, कांगल्स, रॉटवाइलर्स, यहाँ तक कि कई बड़े बड़े डॉग्स आते हैं जिनका बॉडी वेट 100 से अबव भी होता है और 50 से अबव भी होता है, तो उनका बाइट फोर्स भी इतना होता है कि दो हड्डियों को चकनाचूर कर सके एक साथ जॉ में लेके। हम्म। अच्छा, जैसे बहुत सारे हमने डॉग्स देखे, एग्रेसिव डॉग्स होते हैं, पिटबुल्स वगैरह, जैसे हमने कई सारे बाइट के इंसिडेंट वगैरह आता है, ठीक है। तो ये जो एग्रेसिवनेस आता है, तो ये जेनेटिक्स में होता है कि उनके अपब्रिंगिंग में होता है, या फिर कई सारे हमने शांत डॉग देखे हैं, तो ये उनके जीन्स में ही होता है या फिर उनके अपब्रिंगिंग से ये सब आता है? वेल, इस चीज़ का जवाब मैं अपने घर से देता हूँ। हम्म। मेरे पास एक रॉटवाइलर है हम्म। और मैं उसको लेके आया था द्वारका से। वो अपने मालिक को ही बाइट करता था। हम्म। छोटा सा पपी था हम्म। और उसके मुंह पे मज़ा लगा दिया गया था और उसे पीटा जाता था। क्यों? क्योंकि सोचते थे कि ये मार पीट के मज़ल लगा के ही ट्रेन हो सकता है। जब उनसे नहीं संभला तो उन्होंने कॉल किया, मैं गया वहाँ जाके उसको लेके आया। तो ही वॉज अ वेरी एग्रेसिव डॉग, लेकिन आज की डेट में वो दुनिया का सबसे फ्रेंडली रॉटवाइलर है, ये मैं दावे के साथ ठोक के कह सकता हूँ। ये आपकी ट्रेनिंग के बाद? मेरी ट्रेनिंग नहीं, मेरी परवरिश के बाद। अच्छा। ट्रेनिंग होती क्या है? ट्रेनिंग इज बेसिकली आप एक डॉग को रेडी कर रहे हो किसी चीज़ के लिए। देयर इज नथिंग सच थिंग कॉल्ड ट्रेनिंग। अगर आप अभी रिसेंट न्यूज़ देखेंगे 26 जनवरी की भी, तो गोरखपुर के रेलवे स्टेडियम में दो ट्रेंड पुलिस कुत्ते, एक लैब्राडोर और एक डोबरमैन, दोनों आपस में भिड़ गए थे। और वहीं एक नॉर्मल भिखारी जो होता है, उसके साथ जो एक कुत्ता रहता है, किसी को कुछ नहीं बोलता, उसके साथ 24 घंटे चलते रहता है। तो बेसिकली ट्रेनिंग क्या होती है? ट्रेनिंग कुछ नहीं होती है। ट्रेन आप एक इंसान को कर सकते हो, एक डॉग को कर सकते हो फॉर समथिंग दैट इज वेरी स्पेशल, लेकिन परवरिश मतलब बिहेवियर वाइज उसको अपब्रिंग करना, दैट इज रिक्वायर्ड। तो जेनेटिक्स कैन हेल्प इन ट्रेनिंग फॉर स्पेशल थिंग्स, लेकिन अपब्रिंगिंग जो है दैट इज इम्पॉर्टेंट। इसको आप थोड़ा कुछ एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि किसी में स्पेशल जीन्स है कोई एक डॉग ब्रीड में। मैं हम्म। सॉरी टू इंटरप्ट, हम्म। मैं इस चीज़ को बहुत स्पेसिफिक वे बोलूँगा कि चोर का बेटा पुलिस भी बन सकता है और पुलिस का बेटा चोर भी बन सकता है। हम्म। सो बेसिकली होता क्या है कि जेनेटिक्स आर देयर। जेनेटिक्स, किसी डॉग को आप ट्रेन करना चाहते हैं पुलिस वर्क के लिए, आर्मी वर्क के लिए, सिक्योरिटी के लिए, तो वहाँ पे आपको एक स्पेशल तरह का डॉग चाहिए जिसकी जॉ पावर बहुत स्ट्रांग हो, जिसकी ड्राइव बहुत ज़्यादा तेज हो, जो कोई भी सिचुएशन से डरे ना। लेकिन वहीं अगर आप डॉग को घर पे ले आते हैं, घर पे लाके जब वही डॉग जब ट्रेन होता है, कंप्लीट ट्रेन, तो वो ट्रेट्स घर पे ना शो करें। बच्चे भी होते हैं, सोसाइटी में घूमे तो वो ही शुड नो हाउ टू आइडेंटिफाई अ थ्रेट एंड गो आफ्टर इट। मैं जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि जीएसडी है एक, मान लीजिए, तो जीएसडी के जो फादर मदर, वो मान लीजिए पुलिस डॉग्स हैं, तो क्या ये चांस ज़्यादा नहीं होगा कि वो उनका जो बेटा जीएसडी है वो ज़्यादा अच्छा पुलिस डॉग बने बजाय एक स्ट्रीट डॉग के? वेल, इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट हो सकती है, लेकिन रियलिटी ये है, अगर उसे अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिल रही तो वो अच्छा पुलिस डॉग नहीं बनेगा। ऑफ कोर्स उसकी सेंस ऑफ स्मेल बहुत अच्छी होगी, उसकी भागने की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन एक जो अंदर से जो एक चाह होती है, जो ड्राइव होती है कि आई विल ओबे। डॉग्स की जो अपब्रिंगिंग है, मतलब जो अगर जेनेटिक पूल देखे, जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं, तो हमने बहुत स्पेसिफिक वुल से उनके बच्चों को लेके बड़ा किया है और मेक श्योर किया है जो ज़्यादा सॉफ्ट हो, ज़्यादा ओबे करते हो, उनको हमने ट्रेन करना स्टार्ट किया था, अगर अर्ली एजेस की बात करें। वहीं अगर बात करते हैं हमारे नॉर्मल घरेलू डॉग्स की, तो हमेशा हमें ऑप्शन दिया था कि जाके चेक करो कि कौन सा डॉग अच्छा है, लेकिन फिर भी लोग गलत डॉग उठा के ले आते हैं। आप लिटर में से चेक करते हैं कौन सा बेस्ट है, वो आपके लिए बेस्ट निकलता है। कैसे करते हैं इसको चेक? लेट्स से अगर पुलिस डॉग का लेट्स से अगर दो पुलिस डॉग्स हैं, उन्होंने बच्चे दिए हैं, अब उन्होंने बच्चे दिए 8, 8 में से एक या दो ही होंगे जो पुलिस डॉग ट्रेनिंग के काम आएंगे, बाकी सबको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। या फिर डिस्कार्ड कैसे इसको करते चेक, मतलब इसको कैसे, मान लीजिए बच्चा हुआ तो उस टाइम कैसे करेंगे चेक कि ये ज़्यादा
केपेबल होने वाला है। ओके, सबसे पहले साउंड चेक्स करते हैं हम्म, कि वो किससे डरते हैं या नहीं डरते। हम्म, फिर चेक करते हैं कि उनकी ड्राइव कैसी है किसी भी चीज़ के पीछे भगा के। हम्म, फिर उनके हेल्थ इश्यूज पे चेक करते हैं। हम्म। फिर देखते हैं कि वो कितना ओबे करने में एक्सपर्ट है, डिस्ट्रैक्शंस तो नहीं है आसपास उसको। तो देख, सो वी नीड टू सी दैट कि वो जो बच्चा है वो परफेक्ट हो। तो ये कितने मंथ बाद उनको ये सब चीजें चेक वेल करते अगर हैं? मैं बात करूं, बीएसएफ की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है एट द एज ऑफ 45 डेज। हम्म, 45 डेज में आपको बीएसएफ के बच्चे, बीएसएफ के जो डॉग्स के बच्चे होते हैं वो जंगल में खेलते हुए मिल जाएंगे। 45 डेज से ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, लेकिन एक्चुअल जो डॉग ट्रेनिंग स्टार्ट होती है एक पपी की, हम्म, वो फर्म फर्स्ट डे ऑफ द बर्थ स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उसकी माँ उसे कंडीशन करना स्टार्ट कर देती है सिचुएशंस के हिसाब से। ये तब आता है प्रॉब्लम जब हम ह्यूमंस इंटरफेयर करते हैं किसी भी चीज़ में। अब मैं एक बात बोलूँगा, जैसे आप स्ट्रीट डॉग की बात कर रहे थे। स्ट्रीट पे हज़ारों डॉग्स हैं। हम्म, आप ये चीज़ देखिएगा, किसी स्ट्रीट डॉग को अगर इंसान ने लात मारा है तो बाकी स्ट्रीट डॉग सेम वैसे रिएक्ट नहीं करते, लेकिन जब वो स्ट्रीट डॉग के बच्चे होते हैं वो इंसानों की तरफ ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, क्योंकि जेनेटिक वाइज ट्रॉमा पास ऑन भी होता है। तो इट इज़ रिलेटेबल कंप्लीटली। अपब्रिंगिंग इज देयर। अपब्रिंगिंग क्या करता है, ट्रॉमा को मिनिमम करता है और फोकस को बढ़ाता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है, जैसे छोटे बच्चों को बड़ा करते हैं वैसे ही पपीज़ को बड़ा करना पड़ता अब जैसे कि किसी को अगर घर में किसी डॉग को लेकर आना है, तो उसको अपने क्या सिलेक्ट मतलब किस तरीके से उसको सिलेक्ट करना चाहिए कि कौन से डॉग ब्रीड को सिलेक्ट करे और उसको घर में लेकर आए? है। वेल मैंने आज तक, अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने आज तक कभी कोई डॉग सेलेक्ट नहीं किया था कि मुझे ये स्पेसिफिक पालना है। मेरे डॉग्स ने मुझे चूज़ किया था। तो अगर आप डॉग लेना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल देखिए, आप किस तरह के इंसान हैं। आप सोना पसंद करते हैं, टीवी देखना पसंद करते हैं, या फिर आप बाहर जाके सुबह उठ के जॉगिंग करना पसंद करते हैं, या माउंटेन्स पे हाइक करना पसंद करते हैं, या आपको रात भर पार्टी करनी है। तो इन सब चीज़ों के हिसाब से, अलग अलग क्लासिफिकेशन के हिसाब से पहले अपने आप को इवैल्यूएट करिए। अगर आपको सोना पसंद है, सुस्त रहना पसंद है, तो एक बैसेट हाउंड पाल लीजिए। और अगर आप बहुत बैसेट हाउंड क्यों, मतलब वो भी सुस्त होता है, उसकी ज्यादा डिमांड्स नहीं होती? जेनेटिक पूल की वजह से वो बहुत सुस्त बन गया है, तो उसकी ज़्यादा डिमांड होती नहीं है। 3-4 महीने 5 महीने तक वो थोड़ा बदमाश रहता है, उसके बाद सोन दो यार मुझे। और वहीं अगर आप बहुत ज़्यादा फिट इंसान हैं और आप चाहते हैं कि सुबह उठ के मैं जॉगिंग करूं, ये करूं, एक्सप्लोर करूं, गेट योर सेल्फ अ लैब्राडोर और जर्मन शेपर्ड। अगर आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहते हैं, गेट योर सेल्फ अ रॉटवाइलर। अगर आपको वेट पुलिंग्स पसंद है, गेट योर सेल्फ अ पिटबुल एंड रॉटवाइलर, उसके साथ मिलके वेट पुल्स करिए। आपको अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से, आपको साइकिलिंग पसंद है, गेट योर सेल्फ अ बेल्जियम मेलानॉइस, साइकिल के साथ हुक करिए, दोनों लंबे साइकिलिंग टूर्स पे निकलिए। सो डॉग्स का जो जॉनर है वो आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से है। अगर आप सोचते हैं कि एक डॉग है जिसके साथ मुझे बहुत सटल रहना है, बहुत चिल्ड आउट रहना है, गेट योर सेल्फ अ देसी डॉग। देसी डॉग हर तरह से एडजस्ट कर जाता है। उसको बेसिक नीड्स होती है, बेसिक खाना, बेसिक रहना, सिक्योरिटी वो पूरी करता है। मतलब ऑल इन वन डॉग है। और लेकिन उसके अंदर भी चैलेंजेस आते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा है कि हस्बैंड वाइफ घर में दोनों ही जाते हैं जॉब पे, जॉब करने जाते हैं, पर उनको कहीं ना कहीं शौक भी होता है कि हम एक डॉग भी लें। ठीक है, तो तब क्या करना चाहिए? उनके पास वक्त तो उनके पास होता नहीं है डॉग के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली सुबह जाते हैं और रात को आते हैं। तो तब क्या ऑप्शन है? तो अगर डॉग की बात करें तो डॉग को कुछ नहीं चाहिए, बेसिक नीड्स होती है, खाना पीना घूमना। हम्म, वहीं अगर आप चाहते हैं कि डॉग को वो बेसिक चीज़ें भी आप ना कराएं, तो अमेज़ॉन पे जाइए। अमेज़ॉन पे जाके आपको एक रोबो डॉग मिलेगा। ऑर्डर दैट। डॉग का प्यार भी देगा, वो भौंकेगा भी, और आपको उसे घुमाना भी नहीं पड़ेगा। घुमाना, डॉग को घुमाना कितना इम्पोर्टेंट है? कितना देर, मतलब एक एक मान लीजिए कोई डॉग लाए हम, तो अलग अलग डॉग्स के अलग अलग नीड्स होती होगी। तो अगर हम डॉग लाए तो एक ओनर को, पेट ओनर को कितना देर तक उसको घुमाना चाहिए या कितनी बार घुमाना चाहिए? अगर आपके पास टाइम है, लेट्स से कि आप दिन में 2 घंटे स्पेयर कर सकते हैं अपने डॉग को घुमाने के लिए,
तो आई गेस यू कैन कीप एनी डॉग यू वांट, क्योंकि कुछ डॉग्स होते हैं उनको इतनी भी घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो जैसे आपका बुल डॉग्स हो गए, क्योंकि वो इतना चल ही नहीं पाते। वैसे ही कुछ डॉग्स होते हैं जैसे फ्रेंच बुल डॉग हो गए, शिट्जूज हो गए, उनको कई बार सांस लेने में दिक्कत आती है, तो उनको इतनी वॉक्स की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा। उनको आप माइंड गेम्स के साथ एक्टिवेट रख सकते हैं, लेकिन मेक श्योर करें कि अगर आप एक डॉग लेके आ रहे हैं तो एटलीस्ट आपके पास दिन में 2 घंटे होने चाहिए उसके साथ बिताने के लिए, अच्छा। वरना आप डॉग ना लेके आएँ, आप अपनी ज़िंदगी खराब कर लेंगे, साथ में उस पपी की लाइफ खराब कर लेंगे। हम लोगों ने काफ़ी बार ऐसा देखा है कि जैसे कि किसी घर में कोई बच्चा रहता है तो बच्चे को काफ़ी इंटरेस्ट होता है डॉग्स में, पपीज़ में, और लाने के बाद में क्या होता है कि वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो उसके पेरेंट्स के ऊपर आ जाती है। तो उस सिचुएशन में जो पेरेंट्स हैं या जो किड है घर में, उनको अपनी, क्योंकि किड जो है वो तो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही नहीं निभा पा रहे हैं, तो डॉग्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे, है ना? बट उस केस में, उस सिचुएशन में पेरेंट्स को किस तरीके से कंडक्ट करना चाहिए टुवर्ड्स द पेट एंड टुवर्ड्स द डॉग? देखिए, हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जहाँ पे बच्चों की डिमांड पे पेरेंट्स पपीज़ ले आते हैं और उन्हें खेलने के लिए देते हैं। तो सबसे पहले पेरेंट्स को अपने बच्चों को ये समझाना चाहिए कि पपी खेलने का साधन नहीं है, एंड हमें एज अ एडल्ट पपीज़ को और एनी लिविंग बीइंग को एज अ गिफ्ट, क्रिसमस गिफ्ट, वेडिंग गिफ्ट नहीं देना चाहिए, बर्थडे गिफ्ट नहीं देना चाहिए किसी को भी, क्योंकि हम उसको वो दे रहे हैं तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी जब कोई लेता है तो आप अपने लाइफ के ये समझिए 15 से 20 साल उस एनिमल की तरफ डेडिकेट करते हो। क्यों? उसके पीछे कारण क्या है? आपको एक चीज़ देखना है कि वो जब पपी होता है उसका माइंड डेवलप कर रहा होता है, उस टाइम उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपको उसको तमीज़ भी सिखानी है, खेलना भी है, प्यार भी करना है, वर्कआउट्स भी देना है। और बच्चों को ये चीज़ समझ नहीं आती कि 6 महीने तक एटलीस्ट सुसु पॉटी उसकी साफ़ करनी पड़ेगी, और एडल्ट्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो साफ़ करें। आजकल कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को खुद नहीं सँभालते, उनके लिए नैनीज़ रखी गई हैं। और सेम वे अगर वो पपी लेके आते हैं तो पपी के लिए भी एक नैनी रखते हैं। एक पपी सिटर हो गया, नैनी हो गया। उससे क्या होता है कि जो डॉग है वो कभी भी अपने पेरेंट्स की तरफ झुकाव नहीं महसूस करता। सेम वे आजकल के बच्चे भी अपने पेरेंट्स की तरफ झुकाव महसूस नहीं करते। तो ये बहुत डायगोनल चलने वाला लाइन है। वो सारी अपब्रिंगिंग आप डॉग को वैसे ही दे रहे हो जैसे आप अपने बच्चे को दे रहे हो। कई घर ऐसे होते हैं जहाँ पे अगर पपी बहुत चंचल है तो उसको सालों साल, फॉर एग्जांपल जैसे बीगल हो गया, अगर वो बहुत बदमाश है, ये है वो है, तो क्या करते हैं उसके घर वाले उसको बांध के रख देते हैं। सेम वे उसी घर के लोग अपने घर के बच्चों को भी बांध के रखते हैं हमेशा, उनको अपने मन का नहीं करने देंगे। तो ये ना बड़ा डायगोनल चलता है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द साइकी। तो अब जर्मनी ने क्या किया है कि आपको एक पेपर फिल करना पड़ेगा बिफोर अडॉप्टिंग अ पपी। दैट इज वेरी गुड। पेपर इंडिया में क्या है, उसमें क्या लिखा होगा? आपका मेंटल एवोल्यूशन होगा, फिजिकल एवोल्यूशंस भी होते हैं कि क्या क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो वो सारी चीज़ें देखते हैं कि भाई आप क्यों करते हो, क्या क्यों एक पपी ले रहे हो, आपको नीड क्या है। यूएस में एनिमल अब्यूजर्स को पपी अडॉप्शन बैन कर दिया गया है। अभी इंडिया में एक केस आया जहाँ पे एक 3 महीने के पपी का रेप कर दिया किसी ने। तो वो साइकी आ कहाँ से रही है? ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ये हमारे अंदर इनबिल्ट हो रही है, बिकॉज कहीं ना कहीं हमारा जेनेटिक पूल जो है वो भी डिस्टर्ब्ड है। अच्छा, मान लो कि हमारे घर में एक छोटा बच्चा हुआ है और तब मैं एक पपी को लेके आना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि छोटा बच्चा और पपी एक साथ ग्रो हो, पर ऐसा ये भी देखा है कि जब पपी छोटा होता है वो थोड़ा बाइटिंग वगैरह भी करता है। तो उसमें एक सेफ एनवायरनमेंट हम कैसे बनाए कि पपी भी अच्छे से रहे, वो बच्चा भी सेफ रहे? देखिए, ये टोटली डिपेंड करता है कि बच्चा किस एज में है और पपी किस एज में है। अब जो आप जब ग्रो कर रहे, पहले तो अगर आपके घर में बच्चा हुआ है और आप पपी लेके आए हो तो आप मेक श्योर करो कि दोनों को संभालने का पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए, वरना मत लाओ। दूसरी चीज़, अगर आप पपी और बच्चे को साथ रखते हो, अगर बच्चा डॉग हेयर से एलर्जिक है तो उसके लिए हेल्थ हैजर्ड है।
और अगर उसको कोई इश्यूज नहीं है तो बच्चे की जो इम्यूनिटी है एज पर साइंस ऑल्सो अच्छी हो जाती है, राइट। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पेरेंट्स के अंदर पेशेंस कितना है उस टाइम। पपी बाइट करेगा फॉर श्योर, वो करता है क्योंकि उसको एक्सप्रेस करने के लिए चीज़ें नहीं मिलती। हाँ, आपको डे वन से उसको एक्लेमेटाइज करते रहना पड़ेगा बच्चे के लिए। सो मेक श्योर करना है कि आप दोनों को बराबर का प्यार दें, टाइम स्पेंड करने को दे। आजकल इंस्टाग्राम पे हम लोग बहुत सारे पपी और बेबी वीडियोस देखते हैं, लेकिन उसके बाद जब बच्चा बड़ा होने लगता है, कितने डॉग्स यूथेनाइज शेल्टर्स में जाते हैं ये कोई नहीं देखता। बिल्कुल सही बात है। तो मेक श्योर करें कि इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर 10 to 15 ईयर्स मिनिमम। अगर आप पपी लेके आ रहे हैं, वहीं बच्चा जो है बच्चे का गुस्सा पपी पे ना निकाले और पपी का गुस्सा बच्चे पे ना निकाले। इट्स अ वेरी बैलेंस्ड लाइफ दैट यू नीड टू लीड। अच्छा, मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है जो बहुत लोग पूछते हैं कि जैसे बच्चों का स्कूल जाना बहुत इम्पोर्टेंट है बचपन से, तो डॉग को ट्रेनिंग देना कितना इम्पोर्टेंट है और उसके लिए ट्रेनर्स हायर करना कितना इम्पोर्टेंट है? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, डे वन से पपी के लिए ट्रेनर की नीड तब तक नहीं होती जब आप डॉग को समझना बंद नहीं करते। अगर आप डॉग बिहेवियर को समझते हैं, अपने बच्चे को समझ रहे हैं कि उसका प्रॉब्लम क्या है और आप उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं तो करिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपका डॉग आप संभाल नहीं पा रहे तो आपको ट्रेनर की ज़रूरत पड़ेगी। ट्रेनर्स का बेसिक काम क्या होता है? डॉग को जाके सिट, हेलो, डाउन, ये सब नहीं सिखाना। यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे ऐसे बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, वीडियोस हैं, जिनको देख के आप हार्डली 5 मिनट्स में डॉग को हेलो करना सिखा दोगे, बहुत इजीली। लेकिन अगर आपके डॉग के अंदर प्रॉब्लम है तो आपको उसके लिए एक ट्रेनर हायर करना है। डे वन से आपको इसलिए भी ट्रेनर हायर करना चाहिए ताकि आप कोई गलती ना करें, ताकि आप अपने लाइफस्टाइल को अपने डॉग के हिसाब से मॉडल अप करें और प्लस अपने डॉग को अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से मॉडल अप करें। अच्छा, मैं एक आपको थोड़ा वो करूँगा इंटरप्ट कि जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जो ट्रेनर होते हैं वो बेसिक ट्रेनिंग में ये सेट अप, हेलो, रोल, ये सब सिखा के वो लोग चले जाते हैं। लेकिन एक मेन ट्रेनर का काम क्या होता है? मतलब जैसे आपने बोला कि ये सब हमें नहीं सिखाना, ये सब तो सर्कस हो गया, ठीक है। इसके अलावा हमें डॉग को क्या सिखाना चाहिए एक ट्रेनर को? देखिए, ट्रेनर को बेसिक चीज़ें जो सिखानी चाहिए, सिट इज़ रिक्वायर्ड कि डॉग एक जगह बैठे रहे। स्टे इज़ रिक्वायर्ड कि वो वेट करे। सबसे बड़ी बात हील, कि जब साइड में बैठा हो तो वो हील करके बैठा रहे, बेसिकली आगे ना बढ़े। तो डॉग अगर हील, सेट, स्टे कर रहा है तो दीज आर द बेसिक कमांड्स। फिर इंसान को थ्रेशोल्ड्स पे वर्क करना है। थ्रेशोल्ड्स मतलब कौन से गेट से कहाँ जाना है, अच्छा। कौन सा रूम एक्सेसिबल है, कौन सा नहीं है। क्योंकि बहुत सारे एरियाज होते हैं, लेट्स से अगर आपने अपने डॉग को थ्रेशोल्ड्स ही प्रैक्टिस नहीं कराए और वो पट्टे से खुल गया तो रोड पे इतना ट्रैफिक है, वो दरवाजे से निकल के एक्सीडेंटल केस बन सकता है, राइट। तो आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले से सिखाने पड़ते हैं। और हम लोग इंसान जो होते हैं वो बहुत ही इनडिसिप्लिन्ड क्रिएचर हैं। हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा लाइफ में, लेकिन एक डॉग को पड़ता है, क्योंकि इट इज़ द क्लोजेस्ट थिंग टू नेचर दैट वी आर अटैच टू। तो अगर नेचर से वो आया है, वुल्फ से अगर वो आया है, तो उसके अंदर डिसिप्लिन कूट कूट के भरी हुई है। और उसके जेनेटिक्स बोलते हैं कि वी आर देयर टू ओबे एंड फॉलो। सो डॉग्स कभी भी इनडिसिप्लिन्ड, मेंटली डिस्टर्ब्ड लीडर्स को फॉलो नहीं करता। अच्छा, ये मैं सुन रहा था ये अल्फा का क्या चक्कर है? मतलब एक डॉग अपने अल्फा को मानता है, तो ये इसके पीछे थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। देखिए, जब से लोगों ने एनिमल और धुरंधर देखी है तब से सबको अल्फा, सिग्मा, ओमेगा इन सब की बड़ी फीलिंग आती है। लेकिन रियलिटी क्या है, अल्फा होता है क्या, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अल्फा वो होता है जो प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड करता है मतलब जो डिसिप्लिन भी प्रोवाइड करता है, खाना भी प्रोवाइड करता है, प्यार भी प्रोवाइड करता है, राइट। अब एक कुत्तों का पैक है, कुत्तों का पैक मतलब कुत्तों का झुंड।
अब वहाँ पे उन्होंने एक शिकार मारा। हम्म, अब शिकार जो है छोटा सा है और पैक में हैं 12 कुत्ते। उसमें से कुछ बूढ़े भी हैं, छोटे पपीज़ भी हैं, लैक्टिंग मदर्स भी हैं हम्म, और कुछ नौजवान भी हैं। हम्म, तो जो अल्फ़ा होगा वो सबसे पहले बच्चों और बूढ़ों को और लैक्टिंग मदर्स को खाने देगा अपने साथ। हम्म, क्यों? क्योंकि दे नीड द न्यूट्रिशन। अब फिर जो बचता है वो आएगा डिसिप्लिन वाइज, कि जो नौजवान उसके साथ जो शिकार करने में हेल्प करते हैं उनको मिलेगा, हम्म, और वो भी ओहदे के हिसाब से मिलेगा। हम्म, तो आपको वो जो ओहदा है वो हम नहीं तय करते। वो जब पपीज होते हैं वो आपस में बचपन में खेलते हुए ओहदा तय कर लेते हैं हम्म, एंड दे एक्ट अकॉर्डिंगली। हम्म। तो दैट इज अल्फाज रोल। नहीं, जैसे कि मैंने कई बार सुना कि जैसे कि डॉग जो होता है, घर में ऐसे 5 लोग हैं, तो उसमें से एक को अल्फा वो कर लेता, मानता है और उसी को खाली वो वो अल्फा नहीं फॉलो करता मानता। है। लाइक मास्टर। नो, मास्टर। दैट इज नॉट अ मास्टर, आई वुड से हाँ। दैट वन मैन डॉग हमने बहुत सुना है, हम्म, हम्म, राइट। हम्म, एंड मास्टर का भी हमने बहुत सुना है कि वन मास्टर डॉग। लेकिन होता क्या है कि डॉग जो है उसी बंदे के साथ सबसे अटैच होगा जो उसके साथ सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट रहेगा। कंसिस्टेंट मतलब किस चीज़ में? वॉक्स में, अच्छा। रूटीन वाइज। रूटीन वाइज, खाना देने में, प्यार करने में। तो सेम वे एक डॉग को पता चल जाता है कि यही बंदा है भाई जो मुझे संभालेगा, हम्म। एंड ही इज गोना प्रोवाइड द फूड एट द तो नाइट। ऐसा भी होता है कि घर में 3 लोग होते हैं तो डॉग बाकी 2 की बात नहीं मानता और एक की मानता है? मानता है लेकिन उनको एज अ सिबलिंग काउंट करता है फिर, अच्छा। कि ये मेरे भाई बहन है। हम्म, वो ये नहीं कहेगा कि यू नो ये मैं इनको डोमिनेट कर रहा हूँ, ये कर। डोमिनेंस इज व्हाट? डोमिनेंस इज नथिंग। हम्म, हम लोग अपने भाई बहन के साथ कैसे रहते हैं? खेलते हुए, लड़ते झगड़ते हुए, सेम वे। हम्म। डॉग ट्रेनिंग में ट्रीट्स किस तरीके से एक रोल प्ले करते हैं? जैसे कि मतलब मान लीजिए कि इंडिया में 90 आई गेस 95% होम्स में तो डॉग ट्रेनिंग तो कोई लेता ही नहीं है। तो उस केस में जो एक ट्रीट्स या कोई एक स्नैक्स से हम लोग डॉग को टेम करने की कोशिश करते हैं, तो ये कितना फैक्चुअल है या कितना ये मिथ में काउंट होता है? वेल, इस चीज़ को ऐसे पुट करते हैं, आपने 10th पास करना है तो आपके डैड ने आपको क्या बोला था क्या मिलेगा? मुझे बोला था कि 10th पास करने के बाद फ़ोन मिलेगा। मिला, अब फ़ोन तो नहीं मिला। लेकिन आपको लालच दिया गया। हाँ। ट्रीट एक्ट एज अ वेरी गुड ट्रेनिंग टूल, लेकिन हमेशा ट्रीट देने से डॉग क्या बन जाता है? ग्रीडी। हम्म। क्योंकि होता क्या है, हम अपना इजी मोड देखते हैं। अब एक बच्चा है फॉर एग्जांपल, उस बच्चे ने एक कप उठा लिया, पापा मैं कप नीचे गिरा दूंगा अगर आपने मुझे टॉफी नहीं दी तो। हम्म। यू गेटिंग माई पॉइंट? ही वॉन्ट्स द टॉफी, दैट्स व्हाई ही इज ब्रेकिंग द कप। ब्लैकमेलिंग करना स्टार्ट हो जाता है बाद में। ब्लैकमेल करना स्टार्ट हो जाता है। हम्म, और एक जगह डैड होते हैं जिन्होंने बोला बेटा तुझे फोन दे दूंगा 10th पास कर ले, हम्म। दैट इज योर मोटिवेशन। हम्म। वी कैन यूज ट्रीट एज मोटिवेशन, नॉट अ ब्लैकमेलिंग टूल। मतलब इसको थोड़ा आप एक्सप्लेन कीजिए, मतलब क्या, मतलब उसको बोलेंगे अगर ये तूने नहीं किया तो मैं ट्रीट तेरे को नहीं दूंगा, ये ब्लैकमेलिंग होता है? नहीं, हाँ। फॉर एग्जाम्पल आप इग्नोर करो, उस टाइम दूसरे मेथड्स आते हैं ट्रेनिंग के, ट्रीट्स के अलावा भी। हम्म, फॉर एग्जाम्पल डॉग क्या करता है, कंटिन्यूसली बाक करते रहता है, बाओ 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 इरिटेट। हम्म, तो लोग क्या करते हैं, थक हार के ये ले भाई च्यू टॉय चबा ले, हम्म। ये ले हड्डी चबा, ये ले ट्रीट्स ले। तो उसमें डॉग को लगा कि बार करूंगा तो ये मेरे को ट्रीट देगा। तो डॉग क्या करता है, आपका पैटर्न चेक करता है बॉडी का, हम्म, कि आप इरिटेट किससे हो रहे हैं। हम्म, तो फिर वो पहले डॉग आपको खुश करने की कोशिश करता है, हम्म, लेकिन उसको समझ आता है कि यार मैं कुछ भी करूँ ये तो ध्यान दे नहीं रहा। हम्म, तो फिर क्या करता है, वो इरिटेट करना स्टार्ट करता है। हम्म, तो वो जो बिहेवियरल पैटर्न है हम्म, उसको डॉग स्टडी करता है ऊपर से। उसके अंदर एक दिन नहीं, उसके अंदर भी काफ़ी टाइम लगता है। हम्म। तो वो पूरे रूम के अंदर स्कैन करेगा कि सबसे ज़्यादा इरिटेट कौन हो रहा है, उसको जाके इरिटेट करेगा। तो दैट्स हाउ ही गेट्स अ ट्रीट। मतलब जैसे कि एक एग्जांपल के तौर में आजकल जैसे बच्चों के साथ होता है, बच्चा अगर रोता है तो मम्मी पापा उसको फ़ोन पकड़ा देते हैं कि भाई कार्टून देख ले। एग्जैक्टली, बच्चा अब इसका फ़ायदा उठा के वो ज़बरदस्ती का रोता है ताकि उसको फ़ोन मिले। एग्जैक्टली, दैट्स तो हाउ इट ये इज। ब्लैकमेलिंग का तरीका हो गया। या मोटिवेशन का तरीका जैसे इनका था।
तो हमें डॉग के साथ भी हमें ऐसा करना चाहिए। अगर वो कोई बुरी चीज़ कर रहा है जो हमें नहीं उससे चाहिए, उस समय हमें ट्रीट नहीं देनी है उसको, एग्जैक्टली। और हम चाहते हैं कि वो जो अच्छी चीज़ कर रहा है उस समय उसको ट्रीट देनी चाहिए। और हमेशा नहीं, हम्म, हमेशा ट्रीट कैन बी इन एनी फॉर्म। हम्म, उसका सर सहला दो, हम्म, उसको बॉल दो खेलने के लिए, टॉय दे दो चबाने के लिए, हम्म, जो भी थोड़ी ये खाना दो। आपके पास हमेशा जेब में खाना रेडी नहीं रहता। डॉग्स हमेशा अच्छा काम करते हैं, तो उनको मोटिवेशन हम्म, उनका सर खुजा के गले के नीचे टिकल करके भी मिल सकता है। अच्छा, एक और बहुत बार मैंने सुना है कि जो ट्रेनिंग के दौरान बहुत सारे ट्रेनर्स डॉग को मारते हैं, हम्म। तो क्या मारे बिना ट्रेनिंग नहीं हो सकती? देखिए, मैं आपको बहुत ऑनेस्ट चीज़ बताऊंगा हम्म, कि मार दो तरह की होती है। एक होता है स्टॉपिंग, हम्म, ब्लॉकिंग। हम्म, ब्लॉक करोगे ये चीज़ को, उसे मारना नहीं कहते। हम्म, लेकिन वहीं अगर आप डंडे से ब्रूटल वे से किसी को मार रहे हो, दैट इज रॉन्ग। वो कहीं ना कहीं अपना फ्रस्ट्रेशन आप डॉग पे निकाल रहे हो। और डॉग्स को ट्रेन करने के बहुत सारे वेज हैं। नेगेटिव मेथड्स भी हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि नेगेटिव मेथड्स गलत है। हम्म। वी शुड यूज पॉजिटिव एंड नेगेटिव मेथड्स बोथ इक्वली। जैसे कुछ एक्सप्लेन कीजिए, क्या पॉजिटिव कौन से होते हैं और नेगेटिव कौन से होते देखिए, पॉजिटिव के अंदर सबसे पहले ट्रीट्स वाला हो गया। हैं? यू कैन यूज ट्रीट्स एज अ मोटिवेशन, बॉल हो गया खेलने के लिए। हम्म, नेगेटिव के लिए, अगर आप डॉग आपका बाग कर रहा है बहुत देर से, यूज अ लीश और उसको करेक्ट करते रहो हल्का हल्का, पुल करते हुए, पुल क्या टक करते हुए बेसिकली। तो बेसिक चीज़ें करेक्शंस देते हुए उसे। हम्म, लेकिन अगर आपका डॉग है, बहुत बड़ा डॉग है, वो सुन नहीं रहा, तो लोग इतना डर जाते हैं उससे या इरिटेट हो जाते हैं, लास्ट में उसको पट्टा लेते हैं और दे धबाधप मारना स्टार्ट करते हैं। दैट इज रॉन्ग। तो तो इसके बजाय में उस टाइम पे पेशेंस, पेशेंस। हम्म, पेशेंस इज द की टू एवरीथिंग। कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। अगर आप सब्र रखते हो तो आपकी नज़र अच्छी बनती है। तो दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट की फैक्टर इन डॉग ट्रेनिंग। मान लो कि मेरा डॉग अगर सुन ही नहीं रहा, ट्रीट से भी नहीं मान रहा उससे, तो मतलब क्या करें तब, और कौन सा ट्रेनिंग काम आता आप मुझे कॉल कर लीजिए, मेरा नंबर है 9711 है? 371 656। बाई चांस आप भी नहीं आए तो क्या करें? मैं आ जाऊंगा जरूर आपके पास। जस्ट आई एम अ कॉल अवे। आपका डॉग नहीं सुन रहा, जस्ट गिव मी अ कॉल, आई वुड बी देयर। एंड नहीं तो मेरा कॉल आपके पास 24/7 कभी भी आ सकता है। बी रेडी फॉर दैट, योर डॉग विल बी सॉर्टेड। तो अभी अगर हम लोग शिफ्ट करें फ्रॉम होम डॉग्स टू स्ट्रीट डॉग्स, काफ़ी सारे लोगों के माइंड में ये फियर रहता है कि बाहर जाएं तो डॉग्स को फेस करना पड़ सकता है। कोई घर में आता है बाहर से तो डॉग्स को फेस करना पड़ता है। तो उस फियर को किस तरीके से ओवरकम करें? देखिए, अगर आप डॉग से डरते हैं घर से निकलते ही और सोचते हैं कि गलिया कुत्ता आपको आगे काट लेगा, तो आप कुछ मत करिए, अपने जेब में थोड़े से बिस्किट्स रख लीजिए। कोशिश करिए जब भी डॉग देखे उसको बिस्किट्स दे दें। वो अपने आप तमीज़ से आके वो बिस्किट खा के चले जाएगा, प्लस आपकी भी थोड़ी बहुत दोस्ती हो जाएगी उनके साथ। और हर बार डॉग आपको एसोशिएट करेगा कि ये जब भी आता है, भाई ये खाना देता है मुझे। तो वो दुश्मन के तौर पे आपको नहीं लेगा, बल्कि एक दोस्त के तौर पे देखना स्टार्ट करेगा। तो धीरे धीरे वैसे आपका डर भी ख़त्म हो जाएगा और आप देखेंगे कि आपके पास एक नया दोस्त भी आ गया है। अच्छा, मेरा एक सवाल है इम्पोर्टेंट, जो कि आजकल बहुत केस भी चल रहा है, बहुत सुप्रीम कोर्ट वगैरह में भी देखा हमने, बहुत केस चला, प्रोटेस्ट भी हुए। तो जैसे कि ये जितना डॉग का पॉपुलेशन हम देख रहे हैं, स्ट्रीट डॉग्स का इतना पॉपुलेशन है हर जगह पे, जिसकी वजह से बाइट केसेस भी शायद बढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाए, इस चीज़ को कैसे मतलब टैकल किया जाए? देखिए, ये एक जॉइंट ऑपरेशन होना चाहिए, डॉग लवर्स, एमसीडी प्लस गवर्नमेंट का। इसके अंदर हमें सबसे पहले तो अपने अंदर से हेट्रेड को हटाना पड़ेगा कि कुत्तों को मार दो तो काम ख़त्म। उन कुत्तों को मार दोगे, दूसरे स्टेट से डॉग आके उनकी जगह ले लेंगे। दूसरी बात, एनिमल लवर्स को ये समझना चाहिए कि उनको अपने लिए एक स्पेसिफिक एरिया रखना चाहिए जहाँ पे उनको खाना देते हैं। ठीक है, कुछ डॉग्स ट्रॉमा के थ्रू जाते हैं तो वो थोड़े से एग्रेसिव हो जाते हैं। अब उन एग्रेसिव डॉग्स को आप क्या कर सकते हैं, किसी शेल्टर में एक डॉग बिहेवियर्स बुला के उसको ट्रीट करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे डॉग्स एग्रेसिव होते हैं, लेकिन कुछ डॉग्स की वजह से कुछ डॉग्स बदनाम होते हैं, क्योंकि उन डॉग्स को कहीं ना कहीं किसी ह्यूमन ने गाड़ी से टक्कर मार के
लात मार के, पत्थर मार के ट्रॉमा पहुंचाया होता है। वहीं आप उनकी पॉपुलेशन कम करना चाहते हैं तो एमसीडी को, स्टेरिलाइजेशन ड्राइव्स चलानी पड़ेंगी काफ़ी हद तक, जो कि बहुत कंसिस्टेंसी के साथ चलानी पड़ेंगी। अ, अभी कर्नाटक एमएलसी ने अराउंड 28 कुत्तों को मार दिया। तेलंगाना में अराउंड 1000 से ऊपर कुत्ते मर चुके हैं जनवरी में, पॉइजनड। तो जब इन डॉग्स को पॉइजन कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, तो वो सल्यूशन नहीं है किसी भी चीज़ का। हमें को एग्जिस्टेंस का प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। अभी एक कंट्री है जिसका नाम नॉर्वे है, वहाँ पे एक भी स्ट्रीट डॉग नहीं है। सब ने क्या किया है, ज़्यादातर लोगों ने अपने घर में स्ट्रीट डॉग्स को अडॉप्ट कर लिया। तो आप ये चीज़ समझो कि जागरूक हमें अंदर से होना पड़ेगा। अगर हर कोई हम में से, लेट्स से हर कोई डॉग लवर है, तो वो कुछ नहीं करे, अपनी ज़िंदगी में एक कुत्ता उठा के पाल ले, उसको अच्छी लाइफ दे। अगर पाल नहीं सकता तो एटलीस्ट उसे खाना दे दे, खाना नहीं दे सकता तो उसको प्रोटेक्ट कर दे। तो हम क्या कर सकते हैं, पार्क्स के अंदर, सोसाइटीज़ के अंदर स्पेसिफिक एरियाज़ बना सकते हैं जहाँ पे डॉग्स जाके रह सके। स्कूल के अंदर हम बैरिगेटिंग्स कर सकते हैं कि ये इनका बेड है। बच्चे प्रोटेक्टेड भी रहेंगे उन कुत्तों से, सेफ भी रहेंगे, और हमारे अंदर डॉग्स के लिए घृणा भावना भी पैदा नहीं होगी। काफ़ी बारी ना हम लोगों ने ये देखा है कि जिनके घर में पेट्स रहते हैं और मॉर्निंग टाइम, इवनिंग टाइम पे जब उनको बाहर स्ट्रोलिंग के लिए लेके जाना पड़ता है, उनको ईज आउट करवाने के लिए, तो काफ़ी सारे जो बाहर स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, दे कीप ऑन बार्किंग एट द पेट्स। तो उस चीज़ को कैसे टैकल किया जाए? एक पेट ओनर जो है उस चीज़ को, उस सिचुएशन को किस तरीके से टैकल करे? वेल देखिए, मैं सुबह निकलता हूँ तो मेरे हाथ में अराउंड 10 से 12 कुत्ते होते हैं। एंड फ़नी बात ये है कि जब 10 से 12 कुत्ते होते हैं तो मैं एटलीस्ट 6 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता हूँ ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम। अब 6 किलोमीटर तक आप सोचो कितने गलीए कुत्ते भौंकते होंगे। तो गलीए कुत्ते तो भौंकेंगे, आपको उन्हें इग्नोर करना है। आप जितना इग्नोर करते हुए चलते रहोगे उतना वो दूर होते रहेंगे। होता क्या है कि एक डॉग को लगता है कि मेरे इलाके में नया डॉग आ गया है, तो वो अपने इलाके को, अपने बच्चे को, अपने खाने को बचा रहा होता है उस कुत्ते से। लेकिन जब वो डेली देखेगा कि ये कुत्ता कुछ नहीं बोलता और चुपचाप निकल जाता है अपने रास्ते, तो वो भी उसे इग्नोर करना स्टार्ट कर देगा। नहीं, मान लीजिए स्ट्रीट डॉग्स तो भौंक रहा है, हमने उसको इग्नोर किया, मान लीजिए हमारा डॉग ही अगर भौंकना स्टार्ट कर दे। उसके लिए ट्रेनर की ज़रूरत है। वी नीड टू टीच आवर डॉग नॉट टू रिएक्ट अंटिल आस्क्ड टू। आप अपने कुत्ते को सिखाइए कि रिएक्ट तब तक नहीं करना जब तक उसको रिएक्ट करने को बोला ना जाए। अगर आपको कोई चाकू मारने आ रहा है स्ट्रीट पे, तो आपका डॉग रिएक्ट करना चाहिए। अगर आपसे कोई झगड़ा करने आ रहा है तो आपका डॉग रिएक्ट करना चाहिए। लेकिन अगर कोई कुछ नहीं बोल रहा तो आपका डॉग भी एक सभ्य कुत्ते की तरह वहाँ बैठे रहना चाहिए। दैट इज़ व्हाट इज़ डॉग ट्रेनिंग ऑल अबाउट। कई बार देखा गया है कि डॉग्स जो है वो घर से लापता हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, या वो बाहर चले जाते हैं, तो उनको किस तरीके से एक पेट ओनर वापस लेकर आ सकते हैं? देखिए, एक डॉग जब भाग जाता है तो उसकी साइकी क्या होती है, वो ये होता है या तो वो खाने की तलाश में, लड़ने के बहाने, या फिर मीटिंग के लिए घर से चले जाता है। अगर वो खाने की तलाश और मीटिंग के लिए जा रहा है तो सॉरी, अगर वो खाने की तलाश और लड़ने के लिए बाहर जाए तो एक बार वो वापस भी आ सकता है। लेकिन कई बार मीटिंग की वजह से वो बाहर चले जाता है तो वो भटकता रहता है रोड पे, क्योंकि उसकी सनक कुछ और होती है। एक बार मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। माई किड मिया, शी रैन अवे फ्रॉम द हाउस। वो घर से भाग गई थी। भागने के बाद 4 महीने तक मुझे मिली नहीं, बिकॉज ऑफ एनिमल कम्युनिकेटर आशा अरुण। शी हेल्प मी फाउंड हर। उन्होंने मुझे मदद की कि उसको ढूंढ के लेके आने को, उसके साथ कम्युनिकेट करने को। ऐसा भी फिर होता है, मतलब ऐसा भी होता है, कर मतलब सकते हैं ऐसे कर सकते हैं। कम्युनिकेट? अच्छा। और मेरे मेरे पास इंडियन मिरर का आर्टिकल भी है उस चीज़ का, फ्रंट पेज पे आया था व्हेन आई गॉट हर बैग, जब मुझे वापस मिली थी वो। और मज़ेदार बात यह है कि जो लेडी थी वो बैठी हुई थी गुड़गांव में, और जो मेरा डॉग था वो बेसिकली मेरे घर से 90 किलोमीटर दूर पहाड़ों पे था। तो वो डिस्टेंस आप सोचिए कि एक बंदा गुड़गांव में बैठा हुआ है, वो डॉग के साथ कम्युनिकेट कर रहा है थ्रू टेलीपैथी, एंड मुझे बता रहा है कि वो कहाँ पे है।
फिर 4 महीने बाद जाके मैंने हार नहीं मान के जब उसे ढूंढ लिया, देखो मेहनत करनी पड़ती है ढूंढने के लिए, क्योंकि डॉग जो होता है वो ऑलरेडी एक सेक्सुअल ड्राइव की वजह से आगे निकल चुका है, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं जब वो ड्राइव शांत होती है तो फिर उसको अपने घर की याद आनी स्टार्ट होती है, फिर वो अपना रास्ता ढूंढता है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि बहुत सारे केसेस हैं दुनिया में जहाँ पे हज़ारों मील दूर डॉग ने छोड़ गया, गुम गया, फिर भी वो अपना घर का रास्ता ढूंढ लेता है। तो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, कोशिश करनी बंद नहीं करनी चाहिए, कोई चले जाता है तो रुकना बंद नहीं करना चाहिए, जस्ट बी कंसिस्टेंट एंड ट्राई टू गेट थिंग्स बैक। अच्छा मेरा एक Is it only the mating needs or the sexual needs which makes the dog move out of the house, or there are other reasons as well? कई बार ऐसा होता है कि डॉग को जब टॉर्चर किया है तभी वो भागने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उससे वो हिंसा टॉलरेट नहीं होती। बहुत सारे ओनर्स होते हैं जो अपना फ्रस्ट्रेशन डॉग्स पे निकालते हैं, मैंने देखे हैं, और रात को दारू पी के आएंगे, अपने डॉग को पीटेंगे, बाहर बांध के रख देंगे ठंड में, खाना ही देंगे टाइमली, पूरे घर में डॉग सुसु पॉटी कर रहा है, निकलने की जगह ढूंढ रहा है। लेकिन डॉग्स की एक आदत होती है कि वो बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक ये चीज़ टॉलरेट करते हैं। एक केस आया था जहाँ पे मुझे याद है अभी भी, मुझे बताया गया था कि वो डॉग 6 से 7 साल तक चेन्ड रहता था घर के अंदर, क्योंकि घर के जो लोग थे वो सोचते थे कि वो काटेगा। अच्छा तो सोचो 6 साल तक आपको गले से जंजीर बांध के रख दिया जाए सिर्फ एक सोच की वजह से, तो कैसा फील होगा? इमेजिन योर 6 years being tied up. Very harsh. You cannot use any word to describe it. और डॉग उस टाइम फिर काटता है और उसको बोलते हैं कि वो काट क्यों रहा है। मेरा एक और बहुत इंटरेस्टिंग एक सवाल है। आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग फॉरेन ब्रीड्स ज़्यादा लेके आते हैं, वो एक सोशल स्टेटस बन जाता है लोगों का कि भाई मेरे पास फॉरेन ब्रीड है, मैं इतने का लेके आया हूँ, 1 लाख का 2 लाख का फॉरेन ब्रीड लेके आया हूँ, मतलब एक स्टेटस के लिए। और इंडियन डॉग्स को लोग पालते नहीं हैं, जो पालता है बोलता है भाई गरीब है क्या इंडियन डॉग लेके आ रहा है। तो आप फॉरेन डॉग वर्सेस इंडियन डॉग्स, इसका कैसे आप करेंगे कंपैरिजन? मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जोशीमठ में अभी एक इंडियन को किसी फॉरेनर ने 8 लाख रुपए देने की बात की, क्योंकि उसका जो देसी कुत्ता था वो बहुत सुंदर था देखने में। उस इंडियन ने अपना कुत्ता देने से मना कर दिया। तो ये हम लोगों का प्यार है देसी कुत्तों के लिए। और रही बात जो लोग स्टेटस के लिए फॉरेन ब्रीड्स लेके आते हैं, आजकल हम लोग सुनने में आता है न्यूज़ में 50 करोड़ का कुत्ता ले लिया, 8 करोड़ का कुत्ता ले लिया। दोज आर ऑल्सो डॉग्स, लेकिन उनकी लाइफ और देसी कुत्ते की लाइफ में बहुत फ़र्क होता है। इंडिया में नाना करते हुए 40 किस्म के अलग कुत्ते हैं और उनकी लिस्टिंग्स भी हो रखी है। अब इंडियन स्पेसिफिक डॉग ब्रीड्स। इंडियन स्पेसिफिक डॉग ब्रीड्स, अच्छा अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें, जो सबसे फेमस डॉग है शिट्जू, वो कहाँ से आता है? तिब्बत से आता है। तिब्बत इज इंडियन पेनिनसुला के ऊपर ही आता है। अब अगर बात करें मैस्टिफ्स की, टिबेटन मैस्टिफ हो गए, पाकिस्तानी बुली हो गया, पाकिस्तानी बुली नहीं, सिंध मैस्टिफ बोलेंगे, जो सिंध का हिस्सा पाकिस्तान में है वहाँ से आता है। अब बहुत सारे हाउंड्स की बात करेंगे, मराठा हाउंड। अब शिवाजी का जो कुत्ता था उसने शिवाजी की चिता के अंदर जाके अपनी जान दे दी थी। इट वॉज ए इंडियन डॉग। अगर एक डॉग अपना बलिदान दे सकता है तो उसे चांस क्यों नहीं देना चाहिए? राजाओं के पास हमारे उनके अपने ब्रीड्स हुआ करते थे। बिल्कुल, बहुत सारे साउथ इंडिया में काफ़ी साउथ सारे इंडिया में breeds हैं। काफ़ी। इवन आपको एक मज़ेदार चीज़ बताऊंगा, एक मंगोलियन राजा था कुबलई खान। कुबलई खान के पास 500 से ऊपर टिबेटन मैस्टिफ थे जिनका वो टेक केयर करता था। तो अगर मंगोलियन राजाएं, इंडियन राजाओं ने अपने नेटिव डॉग्स का ख्याल रखा है और उनको समझा है, हम क्यों नहीं रख पाते? ये बहुत ही ज़्यादा अटपटा सवाल है। मतलब मेरे को एक और चीज़ बताइए कि जैसे इंडियन डॉग अगर कोई लेके आ रहा है तो क्या वो किसी इसमें विदेशी डॉगों से कम है? नहीं, किसी भी चीज़ में नहीं।
जबकि मैं अपनी बात करूं, मुझे इंडियन डॉग्स के साथ काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है। और मज़े की बात ये है कि मेरे पास केसेस सबसे ज़्यादा इंडियन डॉग्स के आते हैं कि सर इनको कोई लेता नहीं है, ट्रेनिंग देता नहीं है, कहते हैं कि ये सही नहीं हो सकता कि इनकी कोई ब्लड लाइन नहीं है। इनकी ब्लड लाइन नहीं है मतलब वो लोग समझ नहीं पाते कि हर डॉग, हर इंसान अलग होता है। तो अगर कोई इंडियन डॉग है तो उसका माइंडसेट बहुत न्यूट्रल होता है, बहुत आराम से वो काम करता है। जबकि हमारी पुलिस फोर्स, हमारी आर्मी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, दे आर यूजिंग इंडियन ब्रीड डॉग्स नाउ डेज। अभी रिपब्लिक डे में आपने देखा होगा हाउंड्स आए थे। क्यों? क्योंकि अब समझ रही है आर्म फोर्सेस कि कहीं ना कहीं ये डॉग्स किसी से कम नहीं है। सबसे पहले उत्तराखंड पुलिस में एक डॉग को लेके उन्होंने ट्रेन किया था आज से कई साल पहले, और उसने लैब्राडोर्स, जर्मन शेपर्ड, डोबरमैन, इन सबको पीछे छोड़ दिया था इन मार्क्स। तो डॉग को ट्रेन करना आना चाहिए, इट्स नॉट द डॉग ऑलवेज। वेस्ट बंगाल में भी अभी वेस्ट बंगाल पुलिस ने भी लोकल डॉग्स को ट्रेन बिल्कुल करके वही लेना चीज़। स्टार्ट किया है। और आपको एक चीज़ बताऊंगा, सुंदरबन का नाम सुना होगा सुंदर, आपने। बिल्कुल। तो सुंदरबन में प्रोजेक्ट टाइगर जब रन हो रहा था, वहाँ पे टाइगर हाउंड्स बने थे। तो होता क्या था कि टाइगर हाउंड्स जब बने थे तो उनकी एक कहानी है। टाइगर जब आता है सुंदरबन में तो वो चुपचाप आता है, रात को आके किसी को भी उठा के ले जाता है, इंसान को। अब किसी को पता चले नहीं कि टाइगर आ कैसे रहा है। तो वहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर के किसी फॉरेनर ने जाके क्या क्या कि डॉग्स को लो, वहाँ के लोकल डॉग्स को लिया, उनको एक केज टाइगर के साथ रखा और उनको यूज टू किया कि टाइगर को देख के भौंकना कैसे है। तो जैसे ही वो डॉग भौंकना स्टार्ट करे, उन्होंने क्या किया, उन डॉग्स को लेके ब्रीडिंग स्टार्ट की। ब्रीड करवा के हर घर में एक डॉग रख दिया। अब जैसे ही रात को टाइगर आए तो हर इंसान को पता चल जाता था कि टाइगर आ चुका है। वहीं अगर मैं इंडियन डॉग्स की बात करूं, भोटे कुकुर, गद्दी, बकरवल, ये लोग इतने कैपेबल होते हैं कि अगर लेपर्ड किसी घर के आसपास आ रहा है या भालू आ रहा है तो वो भौंकते ही नहीं है, बल्कि उनको काट के ही भगाते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। वाइल फॉरेन ब्रीड्स अगर आप बात करो तो हम दिल्ली में बैठे हैं अभी, ये जितना गुड़गांव का फार्म हाउस एरिया है, पालम का फार्म हाउस एरिया है, वहाँ पे अभी भी लेपर्ड्स हैं। उनका बहुत बढ़िया नाश्ता होता है, फॉरेन ब्रीड्स को उठा के ले जाते हैं फार्म हाउस से और जाके खाते हैं आराम से। तो इंडियन डॉग गोज फॉर अ फाइट, फॉरेन ब्रीड्स ऑल्सो गो फॉर अ फाइट, लेकिन कहीं ना कहीं इंडियन डॉग्स जो हैं उनके अंदर एक एक्यूमुलेट, क्या बोले कीवर्ड है, वो लोग यूज टू हैं इन वाइल्ड प्रेडेटर्स के। वहीं आप अगर फॉरेन ब्रीड्स इंडिया में रखते हैं, जैसे बॉर्बल हो गया, कंगाल हो गया, डोगो अर्जेंटीना हो गया, दोस कैन फाइट, फाइट बोलूँगा, हरा नहीं सकते, क्योंकि टाइगर और लेपर्ड्स, भालू बहुत बड़े जानवर होते हैं, लेकिन दे कैन गिव अ गुड फाइट टू देम। तो ये जो आपने नाम बताया कुछ इंडियन डॉग ब्रीड्स के, अगर किसी को इन्हीं डॉग ब्रीड्स को अपने घर में लेकर आना हो, सो हाउ वुड दे फाइंड देम? आपको अगर गुलटेर रखना है तो जम्मू जाइए, पंजाब जाइए। आपको ढांगर रखना है तो राजस्थान जाइए। मारवाड़ी डॉग रखना है तो राजस्थान जाइए। भूटिया रखना है तो उत्तराखंड जाइए। गद्दी रखना है तो हिमाचल जाइए। और बकरवल रखना है तो आप जम्मू एंड कश्मीर जाइए। आपको अगर मणिपुरी, राजापल्यम हो गया। राजापल्यम हो गया, मणिपुरी डॉग हो गया तो मणिपुर जाइए, राजापल्यम साउथ में मिल जाएगा। चिपी पराया चाहिए, कॉम्बाई चाहिए, तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। अभी एक मूवी आई थी एको, बहुत फेमस मूवी है, एंड मैं अपनी मॉम के साथ देख रहा था बैठ के। तो मॉम इज़ लाइक, ये डॉग ब्रीड मेरे गांव का है, हमने गांव में देखा है। मैंने कहा देसी कुत्ता है। मॉम इज़ लाइक नो, दिस इज़ नॉट अ देसी कुत्ता, ये वहाँ के शावताल, साउथाल। शावताल इज़ अ ट्राइब। तो वहाँ के लोग इस कुत्ते को इस्तेमाल करते थे शिकार के तौर, शिकार करने के लिए। तो मैंने कहा आपको ऐसे बता, तो कहती है हम लोग देखते रहते थे, वो लोग यूज़ करते थे, क्योंकि माई नाना वॉज अ लैंडलॉर्ड, जमींदार थे। तो बच्चों के पास होता है कि वो देखते रहते हैं चीज़ों को इधर उधर घूमते हुए। तो मॉम ने बताया कि ये शावताल ट्राइब के पास डॉग्स होते थे, इतने डेंजरस डॉग्स। मैंने कहा इट्स अ नॉर्मल देसी डॉग, आप उसे देखोगे तो बोलोगे साला गलिया कुत्ता है, लेकिन उसकी जो ड्राइव है, उसकी जो साइकोलॉजी है, हाउ टू रीड थिंग्स है, इंस्टिंक्ट्स है, वो बहुत डिफरेंट है।
और मेरे ख्याल से ये भी है कि इंडिया का क्लाइमेट जो है वो इंडियन डॉग्स के लिए ज़्यादा सूटेबल है। ऐसा भी है। अभी फॉर एग्जांपल अगर आप बात करो गद्दी कुत्ते की, कि गद्दी कुत्ते को लाके मैंने दिल्ली में रख लिया तो उसकी तो हालत ख़राब हो जाएगी। अभी कोलकाता से मेरे पास कॉल कॉल आता है कि भैया मुझे अपने यहाँ पे भूटिया कुत्ता रखना है। कोलकाता इज़ अ वेरी ह्यूमिड प्लेस, कोस्टल वेव्स, मतलब हवाएं ज़्यादा आती हैं वहाँ पे, तो बड़ा ह्यूमिड रहता है, बारिश का माहौल रहता है। अब वहाँ पे एक फरी एनिमल कैसे रह सकता है बिना एसी के? वहीं अगर आप बात करो गुजरात की, या फिर लेट्स से अगर हिमाचल की बात करते हैं, हिमाचल में आप इंडियन डॉग आप चीपी पराया उठा के ले जाओ या कॉम्बाई उठा के ले जाओ, वो बर्फ़ में कैसे सस्टेन करेगा अपने आप को? तो हर क्लाइमेट के हिसाब से, हर जगह के हिसाब से डॉग बनाए गए हैं। उसी तरह लैब्राडोर्स, जर्मन शेपर्ड्स, अब पिटबुल की बात करें, हिमाचल में जो पिटबुल मिला चंबा में, सबसे पहले तो मुझे पिटबुल की बात सुनते हैं तो एक बात बताइए, पिटबुल एक ब्रीड है कि कैटेगरी है? जॉनर है। जॉनर है, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए इसके हे दादा गान को तो मार बे यार। बोल ना। पिटबुल एक जॉनर है। एनीथिंग दैट लुक्स मस्कुलर एंड हैव अ बॉक्स से हेड इज बेसिकली अ पिटबुल एज पर लॉट ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन अगर मैं बात करूं APBT, अमेरिकन पिटबुल टेरियर, दैट इज़ अ ब्रीड। स्टैफर्डशायर बुल टेरियर, दैट इज़ अ ब्रीड। तो पिटबुल के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, एक्सेल बुलीज, ये डोगोज। तो जितने बड़े मस्कुलर डॉग्स लगते हैं तो उनको हम पिटबुल कैटेगरी में डाल देते हैं। जो लोगों की साइकोलॉजी ऐसी बन चुकी है कि अगर डॉग लेना है, अडॉप्ट करना, मतलब परचेज करना है, तो फिर बाहर की ब्रीड ही होनी चाहिए। तो लोग ना उस तरीके को, डॉग परचेज को एक तरीके से स्टेटस सिंबल के हिसाब से कंसिडर करते हैं। सो उनके उसके पीछे उनकी साइकोलॉजी क्या होती है कि वो लोग स्ट्रीट, जो लोकल ब्रीड है उनकी तरफ ना जाके बाहर की ब्रीड को वो लोग परचेज करते हैं। देखिए, लोग अक्सर डॉग्स तब परचेज करते हैं जब उन्हें लगता है कि हमारे पास पैसा है। डॉग पालने के लिए पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरा दोस्त यूके में रहता है, मैं एक बहुत लिमिटेड एग्जांपल दे रहा हूँ। यूके में रहता है, तो मैंने उसको एक दिन बोला, भाई तू जरा मुझे वीडियो में दिखाएगा, तू कह रहा था एक भिखारी के पास रॉटवाइलर है। कह रहा हाँ। उसने वीडियो कॉल पे मुझे दिखाया, ओपन लीश, कोई कॉलर नहीं, कुछ नहीं। उस भिखारी के पास रॉटवाइलर बैठा हुआ है, वो भिखारी भीख मांग रहा है और वो रॉटवाइलर चुपचाप बैठा हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे ये है कि कुत्ता पालने के लिए नीयत होनी चाहिए। आप अगर शोबाजी में जाओगे और फॉरेन ब्रीड्स उठा के लेके आओगे तो आप पैसा तो खर्च कर रहे हो, लेकिन आप साथ में पपी मील्स को भी बढ़ावा दे रहे हो। तो फॉरेन ब्रीड्स रखो, मना ही नहीं है, बहुत अच्छी डॉग्स हैं उस वहाँ पे। फॉरेन ब्रीड्स रखो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ स्टेटस सिंबल के लिए अगर डॉग रख रहे हो मत रखो। मेरे पास पर्सनली 4 है अब, पहले 5 थे। आई हैव अ रॉटवाइलर और 3 देसी हैं मेरे पास। तो आप समझ सकते हैं कि फॉरेन ब्रीड भी है लेकिन देसी भी है। तो पहले घर के कुत्ते पालो, फिर देखते नहीं हैं बाहर। मतलब साइकोलॉजी क्या कि ये मेंटल स्टेटस कहाँ से आता है कि मेरे को फॉरेन ब्रीड पालूंगा तो मेरा स्टेटस बढ़ेगा? अच्छा ठीक है, अच्छा आगे आंसर चूतिया पड़ेगा, चलो। साइकोलॉजी ये है कि हमने ज़्यादातर एड्स में इन सब चीज़ों को देखा है, बॉलीवुड ने हमें ये सब दिखाया है। अब बात करें पहली मूवी जो डॉग्स की थी, तेरी मेहरबानियाँ, उसमें जैकी श्रॉफ के साथ एक लैब्राडोर होता है। अगर हम मूवीज़ की बात करें तो रिन टिन टिन, उसके अंदर जर्मन शेपर्ड होता है। और बात करें अगर किसी इंडियन मूवी की भी जिसमें हमने डॉग देखा होगा, हम आपके हैं कौन? वो भी इंडियन स्पिट्स था, लेकिन उसको भी एज एन फॉरेन ब्रीड के तौर पे ही लिया जाता है। लेकिन आज तक कभी भी, इफ़ आई टॉक अबाउट 90s टू 2000, कोई भी डॉग ब्रीड इंडियन मूवीज़ में या एड्स में यूज़ नहीं की गई है। हमेशा लैब्राडोर, जर्मन शेपर्ड्स, गोल्डन रिट्रीवर्स, पग, हच यूज़ किया गया है। तो जो हम देखते हैं वही बिकता है। तो अभिनव, जैसे कि हमने अभी फॉरेन डॉग्स और इंडियन डॉग्स के बारे में बात किया, अब तो आपको क्या लगता है ये फॉरेन डॉग्स का, जैसे कि लैब्स हो गए, इनकी ओवर ब्रीडिंग हो रही है इंडिया में, और ओवर ब्रीडिंग के चक्कर में उनके हेल्थ पे, उनके क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स में कुछ इश्यूज भी आ रहे हैं जिनकी वजह से उनको बहुत जल्दी
बीमारियाँ होती है आजकल, क्या लगता है? देखिए, ये इंडिया की बात नहीं है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड हो रहा है कि ब्रीड्स की इतनी ज़्यादा डिमांड है तो उनको ओवर ब्रीड किया जा रहा है। अब फॉर एग्जांपल मैं पग की बात बताऊं, जब हज इंडिया में आया था तो हार्डली 300 कुत्ते होंगे। अब उन 300 कुत्तों से कितने हज़ार कुत्ते निकले, तो उसकी वजह से अभी भी उनकी लाइनेज जो है ख़राब होती जा रही है। अगर मैं आज से 100 साल पहले की बात करूं, 100 years बैक, अगर आप पग की इमेज देखें और अभी की इमेज देखिए, तो पग में कोई जेनेटिक इश्यूज इतने नहीं आते थे जितने अब आ रहे हैं। लैब्राडोर्स की बात करें, इतना ज़्यादा डिमांड में है कि हर घर में एक लैब होना चाहिए, जर्मन शेपर्ड होना चाहिए। किसी के हिप्स में दिक्कत है, किसी के हार्ट इश्यूज आ रहे हैं, किसी के अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर आ रहा है। जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण डॉग जो है बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है, कई बार अटैकिंग बन जाता है। लाइनेज जो है वो ख़राब हो गई है। बहुत कम ब्रीडर्स हैं जो अच्छी ब्रीडिंग कर रहे हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी सेक्टर उठा लीजिए, मतलब डॉग्स कोई भी स्टेट उठा लीजिए, चाहे वो साउथ में हो, पंजाब हो, नॉर्थ में इधर कोलकाता देख लीजिए, आप कहीं भी देख लीजिए, एनी सेक्टर, वहाँ पे हर घर में एक बैकयार्ड ब्रीडर आपको मिलेगा ही मिलेगा। और बैकयार्ड ब्रीडर का काम इतना सा है कि वो क्या करता है कि अगर बच्चे बेचने हैं तो वो बाप बेटी के बच्चे बेच देगा, माँ और बेटे के बच्चे क्रॉस करवा के बेच देगा। उससे कुछ नहीं होता, जो लाइन होती है, जो डॉग होता है, उसके अंदर डिफॉर्मिलिटीज़ आनी स्टार्ट होती है। वो हमें बच्चा बचपन में तो बहुत क्यूट लगता है, लेकिन ग्रेजुअली जब वो बड़ा होना स्टार्ट होता है, उसके अंदर न्यूरोलॉजिकल इश्यूज आते हैं, हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, स्पाइन अच्छी नहीं होती है, हिप्स में दिक्कत होती है, तो ओवरऑल वो डॉग जो है बहुत बेकार होता है। अब इसके पीछे एक और साइकी है कि वो पपी बेच रहा है 2,000 रुपये में, 2,000 से 5,000 रुपये में। अब बिहार में मैं एक बंदे का पोस्ट देख रहा था, वो केन कॉर्सो 15,000 रुपये में दे रहा था। केन कॉर्सो, या केन कॉर्सो 15,000 रुपये में। वहीं मैं एक ब्रीडर को जानता हूँ जो 1.5 से 2 लाख का जर्मन शेपर्ड का पपी देता है, और वो साल में सिर्फ 6 पपीज़ निकालता है। तो साल में 6 पपीज़ निकालना, और क्या प्रॉफिट आ रहा है उसे? कुछ नहीं आ रहा, बट ही स्टिल डूइंग इट। और साथ में वो एक फॉर्म फिलअप करवाता है जिसके अंदर लिखा रहता है कि अगर आपने डॉग को अच्छी तरह रखा, वो डॉग को उठा के ले जाएगा, एंड ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइंड। तो ऐसा नहीं है कि एथिकल ब्रीडर्स हैं नहीं, हैं, लेकिन लोग पैसे नहीं खर्च करना चाहते। लोग चाहते हैं कि सस्ता माल मिले जो उनका टाइम कटवा दे, बस वही कि बच्चे का बर्थडे है, गिफ्ट करना है, गर्लफ्रेंड ने मांगा है वैलेंटाइंस डे पे गिफ्ट करना है, लेकिन फ़ायदा क्या है उस चीज़ का? आप एक जीवन को ख़राब कर रहे हो। और इन्हीं जितनी डिमांड्स आती रहती है उसकी वजह से वो लोग डॉग्स का ऐसे अनएथिकली ब्रीडिंग करते हैं। जी, डिमांड्स की वजह से भी अनएथिकल ब्रीडिंग होती है, और साथ के साथ कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत ज़्यादा चबी पपी चाहिए। आप कभी, मैं आपको और आपके व्यूअर्स को बोलूँगा कि आप कभी चाइनीज़ लैब्राडोर गूगल करने को। चाइनीज़ लैब्राडोर जो होता है वो लैब्राडोर लगता नहीं है, वो किसी मैस्टिफ के साथ लैब्राडोर को क्रॉस करा के दे दिया गया। उससे रिंकल ज़्यादा है, चबीनेस ज़्यादा है, फ्लफीनेस ज़्यादा है। लेकिन इफ़ यू वांट टू सी अ लैब्राडोर, आप कभी भी कैनेडियन या इंग्लिश लैब्राडोर्स के जो हंटिंग के लिए यूज़ होते हैं उनको देखिए, क्या फाइन क्वालिटी, वो स्लीक बॉडी, परफेक्ट स्टांस, तो वो सब जो एथलेटिज्म है वो लैब्राडोर्स की ख़त्म कर दी है। इंडिया में जितने लैब्राडोर्स हैं उनको सुअर बना दिया गया है। क्यों? क्योंकि उनको उस तरह से अपब्रिंगिंग नहीं मिली है, और वही जेनेटिक पूल ख़राब होना स्टार्ट होता है। तो किस तरीके से इंश्योर करें कि अब किसी ने अगर डिसाइड कर ही लिया है कि फॉरेन ब्रीड परचेज करना है, तो किस तरीके से इंश्योर करें कि वो अ, उनका लाइनेज ठीक हो और वो एक घर में एक अच्छी क्वालिटी का ब्रीड लेकर आ सके? देखिए, उसके लिए सबसे पहले आपको अपने ब्रीडर को चूज़ करना पड़ेगा। अब ब्रीडर को जब आप चूज़ करेंगे तो वो आपको सर्टिफिकेट्स देगा। सर्टिफिकेट्स किससे लगे देगा? एक तो हेल्थ सर्टिफिकेट देगा कि इसको ये सब बीमारियां नहीं हैं। दूसरा, वो आपको डीएनए सर्टिफिकेट देगा। फिर आपको एक्सरेज देगा। फिर
माँ बाप की लाइनेज का प्रूफ देगा जो कि उसके पास रहे या वो कहाँ से लेके आया है। अब मैं अगर बात करूँ, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा KCI, कैनल क्लब ऑफ इंडिया के सर्टिफिकेट्स पे विश्वास करते हैं। वो सर्टिफिकेट्स मैं आज आपके यहाँ बता रहा हूँ। बहुत सारे ब्रीडर्स फेक बनाते हैं और इजीली डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं, लेकिन वो ब्रीडर्स कभी सामने नहीं आते हैं। वो क्या करते हैं, एक बार पपी बेच दिया, दुकान बंद करी, भाग गए। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है इंडियन मार्केट में, यहाँ तक कि US में भी है, UK में भी है। ये गोरे हैं जितने हैं वो भी यही काम कर रहे हैं, क्योंकि वो पपी मिल्स खोल के रखते हैं। वो थोड़ा सा और ब्रूटल वे में, पपी मिल्स में होता गया है, एक माँ पिंजरे में बंद है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पप उसके फीमेल को क्रॉस करवाया जा रहा है। हर 3 महीने में, 4 महीने में बच्चे पैदा हो रहे हैं और बेचे जा रहे हैं। आप उस फीमेल की हालत देखोगे तो ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या बना दिया उसको। और उसी पिंजरे में रहते हुए आपको कई बार वहाँ डेड डॉग्स की बॉडीज़ भी मिलेंगी और उसी के बीच में डॉग्स रहते हैं। तो न्यूरोलॉजिकली पेरेंट्स सॉर्ट नहीं होते। और जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया ब्रीडर का, वो बंदा अपने डॉग्स को बाइट वर्क भी करवाता है, खेलने भी देता है, घूमने भी देता है, इधर उधर ट्रैवल भी करता है उसको लेके। ही गिव्स देम अ लाइफ। तो मेनली हम पॉइंट ये है कि जो उस पपी को पैदा कर रहे हैं जो माँ बाप, जब उनका ही मेंटल स्थिति सही नहीं है, डिप्रेस्ड है वो खुद ही, तो ऑब्वियसली वो जो उनसे जो बच्चा होगा उसमें तो और ज़्यादा बीमारियाँ होंगी, एग्जैक्टली, दैट इज द जो थिंग। कि इश्यूज अभी हमें देखने को मिलता है। जैसे लैब्स होते हैं, उनके 6-7 साल होने पर ही उनके कुछ ना कुछ बीमारियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। पहले डॉग्स कभी भी कैंसर और डायबिटीज़ से नहीं मरते थे, अब मरने लग गए। वहीं पहले के डॉग्स जो थे वो रेबीज से मरते थे या फिर ओल्ड एज की वजह से। लेकिन अब डॉग्स के अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्जन आ गया है बीमारियों का। कैंसर, थायराइड, डायबिटीज़, लिक्यूमा एंड ऑल, जितने ह्यूमन डिजीज़ हैं वो डॉग्स के अंदर ट्रांसफ़र होने स्टार्ट हुए हैं। अच्छा, अगर हमें अच्छा ब्रीडर ढूंढना है, मान लो कि मैं पैसे खर्च करने को तैयार हूँ, मैं कोई ऐसा वैसा जगह से नहीं नहीं मैं लूँगा, तो क्या मेरे को ब्रीडर्स की कोई पहचान होती है, कोई सर्टिफिकेट, कोई कोर्स, क्या मैं देखूँ, कहाँ से लूँगा उनको? देखिए, ब्रीडर पाने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा। इट इज़ लाइक विंडो शॉपिंग। कहने को तो आप प्राडा के शोरूम में जा सकते हो और प्राडा के शोरूम में जाके एक ड्रेस परचेज़ कर सकते हो, लेकिन वो ड्रेस इतनी वर्थ नहीं करती। लेकिन वहीं आप अगर एक नॉर्मल जगह जाते हैं, गांव में भी, देहात में भी, आपको एक ऐसा ब्रीडर मिलेगा, उसकी आप फीमेल मदर फादर को देख लोगे, उनकी एज देखोगे, उनका वैक्सीनेशन देखोगे, उनकी लाइफस्टाइल देखोगे और फिर वो पपीज़ को देखोगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये भाई साहब, ये देहात वाला जो बंदा है ये तो बढ़िया चीज़ें दे रहा है। मैंने प्राडा का एग्जांपल यहाँ पे इसलिए लिया है क्योंकि अगर आप अभी ऑनलाइन करो मोस्ट एक्सपेंसिव लीशेस, तो प्राडा भी कुत्तों की लीशेस बनाती है और वो अराउंड 80,000 से लेके 1 लाख की लीश होती है। लेकिन वो लीश इतने काम की नहीं होती, वो शो के लिए है कि एक बार बांध दिया और डॉग ने खींचा तो वो लीश टूटेगी भी टूटेगी। तो किस तरीके से आइडेंटिफाई करें कि कहाँ से परचेज करना चाहिए, कौन सा ब्रीडर आपको जाके देखना पड़ेगा, आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगी चीज़ें। आपको ऑनलाइन क्या है, ऑनलाइन आपको क्लोजेस्ट, मैं आपको बताता हूँ ऑनलाइन हाउ इट वर्क्स। आजकल गूगल एड्स के बारे में सब कोई जानता है, मेटा एड्स के बारे में। जो जितने पैसे देगा उसका पॉपअप सबसे पहले आएगा। तो ये चीज़ ब्रीडर्स को ही पता है। तो दे हैव स्टार्टेड पेइंग द सोशल मीडिया एजेंसीज। हर एक के पास अपना प्रोपागेंडा है, वो काम कर रहे हैं वैसे, अपनी PR टीम है। लेकिन एक जो देहात में बंदा रख रहा है बढ़िया लाइनेज और ये सब, तो वो आप जाके एक्सप्लोर करो। आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा भाई, बिना एक्सप्लोर करे आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी। मतलब जैसे हम देखते हैं दिल्ली में भी कई सारे ब्रिजेस के ऊपर डॉग लेके ऐसे हाथ में लेके रहते हैं। जैसे कोलकाता में एक स्ट्रीट है, गालिब गालिब स्ट्रीट स्ट्रीट। या देखिए, गालिब स्ट्रीट में तो ज़्यादातर पपी मील्स के बच्चे आते हैं। और यहाँ हमारे दिल्ली में कई जगहें हैं, जैसे मोती नगर हो गया, वहाँ पे फ्लाईओवर के ऊपर कुत्ते लेके बैठे रहते हैं। वो बेसिकली होता है क्या है, वो होता देसी कुत्ता है, लेकिन देखने में वो सफ़ेद रंग का होता है, तो लोगों को लैब्राडोर बोल के बेच दिया जाता है।
₹500 ₹200 का। और गालिब स्ट्रीट में होता क्या है, जितने घरों में पपी मील्स खुले हुए हैं वहाँ से पपीज़ आते हैं, उनको डिस्प्ले किया जाता है और वो बेचते हैं उसको। लास्ट क्वेश्चन, जब एक डॉग की डेथ हो जाती है तो उस सिचुएशन को या उस मोमेंट को किस तरीके से एक पेट ओनर को संभालना चाहिए या किस तरीके से उसको डील करना चाहिए उस लॉस ऑफ लाइफ से? दैट्स अ डीप क्वेश्चन ब्रदर, बट इसका एक ही जवाब है कि जो डॉग होता है वो तो निकल जाता है आगे, लेकिन हम सब वहीं रह जाते हैं। और उस जगह से मूव ऑन करना इट्स नॉट इजी। जस्ट कीप देम इन योर मेमोरीज। अच्छी मेमोरीज रखो, उसको अच्छी जगह दफनाओ जाके, उसका उसके लिए प्रेयर्स रखो, उसके नाम का दुनिया में जितने डॉग्स हैं उनको खाना खिलाओ, पार्टी करो उन डॉग्स के साथ। ट्राई टू मूव ऑन अहेड। इट्स नॉट इजी, बट रिकार्नेशंस में मैं बिलीव करता हूँ, और जो जाता है वो दोबारा वापस भी आता है। जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारा जैसे एक डॉग चला गया, इसके बाद हम डॉग नहीं पालेंगे। देखिए, ये सब नियति की बात है। इंसान अपने आप से भाग सकता है, अपनी किस्मत से नहीं। तो अगर नियति की बात करें, अगर जो एक बार कहता है कि मैं डॉग दोबारा नहीं पालूंगा, उसकी लाइफ में एक छोटा सा डॉग जब वो देखता है तो उसके अंदर अपने आप प्यार पनप जाता है। और जब आपने जैसे स्टार्टिंग में कहा कि हम डॉग्स को चूज़ नहीं करते, वो हमें करता है। आई नेवर चोज एनी ऑफ माई डॉग्स। मैं कभी किसी पेट स्टोर नहीं गया, किसी ब्रीडर के पास नहीं गया। जो मेरी किस्मत में था मैं एक्सेप्ट किया। सेम यहाँ भी मेरे भी पास 4 डॉग है और मैंने भी किसी को चूज़ नहीं किया, वो अपने आप ही आए मेरे मैंने लाइफ में, अपने आप आए। कभी किसी को लिटर से पिक नहीं किया। हाँ। मैंने मुझे बस कोई रोड पे मिल गया। मेरा लैब्राडोर जो थी मियाँ, उसने अपनी लाइफ में गंगा, यमुना, टोंग्स 3 नदियाँ क्रॉस की है, पहाड़ों पे घूमी है, जंगल में घूमी है। और अगर बात करें मेरे जो पहाड़ी कुत्ते हैं, देसी कुत्ते, उनको भी मैंने चूज़ नहीं किया। वो एक गांव वाले ला के दे दिए कि भाई साहब ये रहे। रॉट वाइलर जो मेरे पास है, वो किसी घर में टॉर्चर हो रहा था, वहाँ से मेरे पास आ गया। बस यही ज़िंदगी। आई नेवर नेवर चोज एनीथिंग इन माई लाइफ। जो मिला हंस के कबूल किया। तो इसी के साथ हमारे ऑडियंस को जो डॉग लेना चाहते हैं, लेने की सोच रहे हैं, जिनके पास है, उनको कुछ टिप्स, सजेशन, आपका क्या मैसेज होगा उनके लिए? सबसे पहले कंसिस्टेंट बनो, और अगर किसी से प्यार करते हो उसके लिए उम्मीद मत छोड़ो। कोशिश करते रहो, लड़ते रहो, सीखते रहो। अगर ये तीनों चीज़ें करते रहोगे तो आप एक डॉग पाल सकते हो। तो इसी बेहतरीन मैसेज के साथ आज का एपिसोड हम लोग यहाँ पर ही एंड करते हैं। अगले एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ, एक नए नॉलेज के साथ, मैं अभिषेक और मेरे साथ सौरभ, हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।